So Neha Dikshit is with us. You've probably heard about her. She's a journalist, an independent journalist who's won many awards and has written about issues of social justice. Her new book, which is called The Many Lives of Saida X, is also at the Book Nook. And 1:30 बजे book signing के लिए भी वो वहाँ पे होंगी. So she will be with us to sign books at 1:30. But I'm very excited to call her because she is going to talk to us about what does it take to tell stories of social justice, or to report stories of social justice. नेहा हमारे साथ शेयर करने वाली हैं कि सामाजिक न्याय के बारे में जब हम कहानियाँ बोलते हैं, कैसे हम कहानियाँ बोल सकते हैं with values, हमारे मूल्यों के साथ. So नेहा, welcome. Excited to hear from you. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग हैं. मुझे एक्चुअली थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि कैसे क्या करना है. आप लोगों से हमने सीख के बहुत सारी रिपोर्टिंग करी है, मगर मैं थोड़ा सा ये जब बताना चाहती हूँ कि आजकल जब हम इतनी सारी चीज़ें, इतना सोशो इकोनॉमिक अपहीवल चल रहा है, आप सारे लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पे कल से बहुत सारी बातें करी हैं, हेल्थ को लेके, पब्लिक इंटरेस्ट की बहुत सारी चीज़ों को लेके. तो जब ये बातें हमारे मीडिया, अक्सर जब हम जर्नलिस्ट हैं ना, तो हमें लोग आके कहते हैं आप लोगों ने देखे ये सब किया. तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मीडिया का स्वरूप क्या है, और उसके अंदर हम जो भी, आप लोग एज एक्टिविस्ट, एज सिविल सोसाइटी मेंबर्स, आप जो भी काम करते हैं, उसकी बातें मीडिया में किस तरीके से आती हैं या क्यों नहीं आती हैं. जब हमारे घर में आप बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर है, मैं ये जानना चाहती हूँ यहाँ पे अच्छे घर की लड़कियां कौन कौन हैं? कोई भी नहीं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब मैंने अपने घर में बताया कि मुझे पत्रकारिता करनी है, तो हमें यही कहा गया कि अच्छे घर की लड़कियां ये सब काम नहीं करती. तो तब से हम लोग बुरे, बदनाम, एक्चुअली हमने रिक्लेम कर लिया है कि हम हैं ही बर्बाद औरतें हैं, जो करना है कर लो. तो आप सब बर्बाद औरतों के लिए बहुत बहुत तालियां. दो 2022 के चुनाव में मैं यूपी में घूम रही थी, तो आजमगढ़ के गांव में एक बुजुर्ग ने हमें बुलाया और कहा कि आप यूट्यूबर हैं. तो मैंने कहा नहीं, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, पत्रकार हूँ. तो उन्होंने कहा तब आपसे बात नहीं करेंगे. और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सच्चाई है इस वक्त, जो मीडिया का स्वरूप है उसके बारे में बताती हूँ. 2012 में मैं एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी. तो एक बड़े कॉरपोरेट ग्रुप ने 37% शेयर उस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का खरीद लिया. तो हमें मार्केटिंग टीम ने एडिटोरियल टीम को बुला के हमें बताया कि आज से हमने डिसाइड किया है कि जो हमारी टारगेट व्यूअरशिप है, जो हम जिसकी तरफ अपना सारा प्रोग्रामिंग टारगेट करेंगे, वो होंगे अर्बन रिच, शहर में रहने वाले अमीर लोग. और उसका जो प्रोटोटाइप होगा वो बैंगलोर में बैठा हुआ 35-year-old मेल टेकी. तो एक 35-year-old आदमी जो टेक सेक्टर में काम करता है. इसलिए जब वो शाम को घर आए तो वो यही न्यूज़ चैनल चलाए. तो न्यूज़ चैनल पे जो भी बुलेटिन है, बुलेटिन में जो भी खबरें हैं, जो भी चीज़ों के बारे में आप रिपोर्ट करते हैं, सब उसको पसंद आना चाहिए. इसलिए आप देखते हैं ना, वो जब डिबेट होती है तो ऐसे आग निकलती है. वो भी मार्केट रिसर्च ने बताया है कि जब स्क्रीन पे ऐसे आग लगाओ तो टेकी को बहुत खुशी होती है देखने के लिए. तो इसलिए वो सब डाला जाता है. तो हमें ये बताया गया 40 मिनट तक. उसके बाद कहा गया कि कोई सवाल है क्या. तो हमने कहा, और मैं इन्वेस्टिगेशन टीम में काम करती थी. तो उसी वक्त मैं एक्चुअली एमपी से ही गई थी, क्योंकि एमपी में आपको याद होगा 2011 में बहुत सारी विधानसभा में एक केस आया था कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं सरकारी अस्पतालों में लोगों की जानकारी के बगैर. तो वही स्टोरी करके आई थी, और बहुत सारी और भी चीज़ें थी. तो हमें कहा गया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ना, ये लोग, तुम लोग झोला चाप स्टोरी जो करते हो, दुख दर्द वाली, ये सब फार्मर सुसाइड और क्लिनिकल ट्रायल और बच्चों की ट्रैफिकिंग, ये सब स्टोरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 35 साल के मेल टेकी का दिल ऊब जाएगा और वो चैनल चेंज कर देगा. फिर हमें कहा गया कोई सवाल है क्या. तो हमने कहा इज़ देयर अ शी.
क्योंकि उन्होंने कहा कि ही शुड लाइक दिस, उस आदमी को पसंद होना चाहिए। तो हमने कहा कोई महिला भी है आपके व्यूअरशिप में? तो उन्होंने कहा, हमारे एडिटर ने कहा, 70 लोग थे एडिटोरियल टीम के, उन्होंने कहा कि साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि विमेन, औरतें टेलीविज़न न्यूज़ नहीं देखती हैं, इसलिए हमने एक टारगेट ऑडियंस रखा ही नहीं है औरतें। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विद इन द न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही बात होती है। उसको अब 7-8 साल आगे ले जाएं तो एक नई मार्केट रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि जो बहुत सारी महिलाएं जो हैं जो 75 के बाद पैदा हुई हैं, वो बहुत बड़ा मार्केट है डिजिटल मीडिया के लिए, है ना। तो आप सब सारे लोग, इंटरनेट है, यूट्यूब चैनल है, ये वो, तो वो औरतें बहुत बड़ा मार्केट है। मगर वो रिसर्च, जो मार्केटिंग रिसर्च बताती है कि ये औरतें जो हैं, आप जितने भी यहाँ पे बैठी हुई औरतें हैं 75 के बाद जो पैदा हुई हैं, इनको न्यूज़ व्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं है। इनको क्या इंटरेस्ट है? दिस समथिंग कॉल्ड नियर न्यूज़, उसका नाम दिया नियर न्यूज़। नियर न्यूज़ क्या होती है? करियर स्टोरीज़, ठीक है, कि करियर में क्या करें, पॉजिटिव स्टोरीज़ कि इन्होंने गए और इन्होंने दुनिया जीत ली टाइप का स्टोरी, और वेलनेस का स्टोरी। तो वेलनेस इसलिए बता रही हूँ कि हेल्थ नहीं, आपको टाइफाइड मलेरिया नहीं हो सकता है, अब औरतें हैं, आपको वेलनेस का स्टोरी चाहिए, मतलब कि अपना पेट 10 दिन में कैसे कम करे वाला स्टोरी। तो ये नियर न्यूज़ का है। तो इसीलिए बहुत सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने आप सारी महिलाओं के लिए अलग अलग पोर्टल बनाए हैं। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट ने बनाया है द लिली, वो यही स्टोरीज करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बनाया है आई डीवा, आपने देखी होगी ये सारी कहानियाँ कि कौन सा जीन्स, कौन सा लिपस्टिक ऑफिस में पहन के जाएं, ये सारा चीज़ आपकी। तो ओवरऑल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो लगातार जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक पब्लिक इंटरेस्ट, हम लोगों को सिखाया गया था जर्नलिज्म का कोर है पब्लिक इंटरेस्ट, मगर ये सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही सिस्टमिक तरीके से, क्योंकि इनका कहना ये है कि हम कुपोषण पे स्टोरी नहीं चलाएंगे प्राइम टाइम में, क्योंकि हमें बेचना है मॉड्यूलर किचन और चिमनी। तो आप लोगों का मूड खराब कर देंगे, डिनर करते हैं उस वक्त लोग, इसलिए आप कुपोषण का स्टोरी मत करिए, वो प्राइम टाइम पे न्यूज़ नहीं चलेगी, क्योंकि हमें ये सारी, सो दिस इज़ व्हाट इज़ डिटर्मिनिंग कि न्यूज़ में क्या जा रहा है। इसी वजह से क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। अभी हम इसी के पहले में हमारी यहाँ पे एक दोस्त है जोहाना, वो बात कर रही थी कि कई बार ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस होते हैं कहीं कहीं काम करके कि ये पता लग जाता है हमें ज़िंदगी में ये नहीं करना है ना। तो ये टेलीविज़न, इस न्यूज़ चैनल में हमें जब ये कहा गया कि आप अर्बन रिच पे स्टोरी करिए, तो मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, क्योंकि हमें कहा गया इन्वेस्टिगेशंस टीम है आप लोग, तो आप लोग इन्वेस्टिगेशन करिए कि दिल्ली में जो बहुत ही फास्ट रेसिंग कार्स चलाते हैं कुछ लोग रात में, वो कौन है, उन पर इन्वेस्टिगेशन करिए। ये किसान आत्महत्या, बुंदेलखंड, ये सब प्लीज़ स्टोरी ना करिए। तो मेरे पास तो ये स्किल था नहीं कि कौन सी ये स्पीड वाली कार्स होती है जिनकी इन्वेस्टिगेशन करो। तो उसके बाद मैंने उस न्यूज़ चैनल को छोड़ दिया और मैं इंडिपेंडेंट तरीके से रिपोर्टिंग करने लग गई। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसी के आसपास एंटी रेप मूवमेंट हुआ था 2012 में, आप सभी लोग जानते हैं। उसके पहले जब हम लोग न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में कोई स्टोरी प्रपोज करते थे सेक्सुअल वायलेंस की या ये वो डिसमिस कर दी जाती थी। मगर 2012 के बाद हम लोगों के ऊपर कम से कम ये कृपा हुई कि अगर जब हम बोलें कि ये स्टोरी है तो वो लोग उसको डिसमिस नहीं कर सकते। मगर तब से 2012 से आप 24 तक देख लीजिए, बहुत सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हम तो जेंडर पे बहुत स्टोरी करते हैं, वो बेसिकली यही स्टोरी करते हैं कि कहीं पर सेक्सुअल वायलेंस हुआ। और इसको ही आप सेम पैरामीटर लगा सकते हैं कास्ट को लेके। अगर कास्ट की भी रिपोर्टिंग होती है, कहीं पे कोई मारपीट हो गई, किसी के ऊपर वायलेंस हो गया, तो वो रिपोर्टिंग करेंगे, मगर बाकी चीज़ों पे रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। उसी तरह क्लास की भी बात है, किसी फैक्ट्री में आग लग गई तो वो ज़रूर बात करेंगे, मगर किसी मज़दूरों की अगर स्ट्राइक चल रही है तो वो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में सेक्सुअल वायलेंस को लेके है कि हाँ बहुत सेंसेशनल तरीके से किया। तो मेरे साथ ये दिक्कत आई कि 2012 के बाद हम लोग सेक्सुअल वायलेंस पे रिपोर्टिंग तो करते थे, मगर हम सारे लोग बहुत ही एक एपिसोडिक तरीके से रिपोर्टिंग करते थे कि एक कोई चीज़ हो गई, जैसे अभी कोलकाता रेप केस हो गया तो सबने रिपोर्टिंग कर ली, मगर वो
ख़त्म हो गया एपिसोड और रिपोर्टिंग भी उसके बाद ख़त्म हो गई। इसी तरीके से बहुत सारे मुद्दों पे, जैसे अभी वैक्सीन का मुद्दा आया, या आप हमने माइग्रेशन की बहुत बात करी कोविड के दौरान, मगर वो हुआ और ख़त्म हो गया। मैंने एक रिपोर्ट करी थी मुजफ्फरनगर दंगों पे। मुजफ्फरनगर अगर आप लोग जानते हैं तो पश्चिम यूपी में जो गन्ना बेल्ट है वहाँ पे 2013 में दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर और शामली के 2 डिस्ट्रिक्ट में। उसमें करीब 1 लाख लोग का विस्थापन हुआ था, उन्हें छोड़ के जाना पड़ा था, और बहुत सारे सेक्सुअल वायलेंस के केसेस भी हुए थे। तो मैंने रिपोर्टिंग करी थी कुछ महिलाओं पे जिनके साथ ये हादसा हुआ था, और जब उन लोगों में से करीब 100 ऐसे केसेस थे, उनमें से सिर्फ 7 औरतों ने जाके केसेस रजिस्टर किए थे जिन लोगों के खिलाफ, अपने अक्यूज के खिलाफ। मगर जब उन्होंने केसेस कर दिए तो उन्हें वापस जाके उन्हीं खेतों में काम करना पड़ा जिसके ओनर्स वो अक्यूज थे, जिन्होंने उनके साथ ये वायलेंस करा था। तो मुझे भी समझ में आया कि हम बहुत ही एक साइलो में एक पॉकेट बना बना के रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि एसेंशियली जब भी रिपोर्टिंग हो रही है कि वर्कर्स कोविड में घर जा रहे हैं, हाँ, या रिपोर्टिंग हो रही है कि कहीं पे पुलिस इनकाउंटर हो गया, तो सिर्फ उसी मुद्दे के बारे में बात हो रही है। उसके आगे पीछे लोगों की ज़िंदगियों के साथ क्या होता है वो रिपोर्टिंग करने की हमें जगह नहीं मिलती है। ख़ास तौर से जब आपको बताया जा रहा हो कि ये इसे रोने धोने वाला स्टोरी मत करो, ये जो टेकी है वो देखेंगे नहीं, आदमियों को ये पसंद नहीं है। ऐसा आदमियों को भी गुस्सा आना चाहिए इस बात पे कि उनके लिए ऐसी रिसर्च बनाई जा रही है। तभी उसी के आसपास में एक मिर्ज़ापुर से एक महिला से मिली जो वहाँ की खदानों में काम करती थी। उन्हीं स्टोन क्वारीज में जब वो काम करती थी तो उनके साथ भी सेक्सुअल वायलेंस का हादसा हुआ, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। मगर उनके पास 2 दिन, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो 2 दिन छुट्टी ले लें और वो अबॉर्शन करा लें, और इसकी वजह से उन्हें वो बच्चे को पैदा करना पड़ा और पालना पड़ा। जस्टिस की बात तो बहुत दूर की है, ये आदिवासी महिला की बात कर रही हूँ। फिर तीसरा एक केस हुआ था भगाना का, अगर आपने नाम सुना हो, एक जगह है हरियाणा में, भगाना रेप केस। तो भगाना में क्या हुआ था कि अचानक से इंटरनेशनली बहुत सारी न्यूज़ हो गई थी कि इंडिया में औरतों का रेप होता है क्योंकि यहाँ टॉयलेट नहीं है, अगर आपको याद हो ये केस। और उसमें था 4 लड़कियाँ बाहर गई थी सुबह और उनके साथ गैंग रेप हुआ था, और मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने यही रिपोर्टिंग करी। बट असल में बात ये थी कि वो दलित महिलाएं थीं और उन्होंने गांव की ज़मीन पे, दलित कम्युनिटी ने अपना स्टेक क्लेम किया था कि ये पब्लिक लैंड हमें भी मिले, और इसकी वजह से उनको उनकी कोट एंड कोट औकात दिखाने के लिए ये उनके साथ हादसा हुआ। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो बहुत ही साइलो में रिपोर्टिंग होती है ना, कि वायलेंस हो गया, कास्ट हो गया, और बस इनको साथ में जिसको कहते हैं ना एक इंटरसेक्शन, एक ओवरलैपिंग जो है, उसका स्कोप हमें नहीं है रिपोर्टिंग करने के लिए। तभी आप अब जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं अरे पत्रकार हो तुम तो फालतू करते हो। यूट्यूब में हम यूट्यूब वाले को जानते हैं, वो हमारा लोकल बंदा है, वो हमारे लोकल इश्यूज़ कवर करता है, इसलिए हम उनसे बात करेंगे। सो दिस इज़ वेयर वी स्टैंड। द अदर थिंग ऑल्सो इज़ देन, एंड आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दैट, कि हमारे यहाँ ये भी है ना कि जैसे हम, थैंक गॉड मेरे इंट्रोडक्शन में ये नहीं बोला कि ये नेहा जी हैं और ये महिलाओं के मुद्दों पर रिपोर्ट करती हैं, क्योंकि अक्सर हम लोगों को भी ऐसी हमारा बना दिया जाता है ना कि ये है और ये इन मुद्दों पे करते हैं, बट एक्चुअली हम सारे मुद्दों पे करते हैं। मेरे साथ ये था कि अगर जैसे मैं पुलिस इनकाउंटर पे स्टोरी कर रही हूँ, और अभी हम बात भी कर रहे थे, पुलिस इनकाउंटर पे अगर स्टोरी कर रहे हैं तो ज़्यादातर रिपोर्टर्स क्या करते हैं, जो सोर्सेज होते हैं न्यूज़ के, जिनकी बातें आप सुनते हैं, तो आपने जाके जिसके घर वालों पे हुआ है उसके किसी चाचा ताऊ से बात कर ली, कोई आदमी पुलिस वाला है उससे बात कर ली, कोई एक्सपर्ट से बात कर ली, और वो हो गया। उसी तरीके से अगर आप किसी, मान लो मारुति वर्कर स्ट्राइक पे बात कर रहे हैं, तो आप गए, आप जो लोग स्ट्राइक में उनसे बात कर ली, मगर और उनके यूनियन लीडर से बात कर ली, किसी और लेबर एक्सपर्ट से बात कर ली, और वो हो गया। मगर जब किसी के घर में इनकाउंटर होता है, जब किसी के घर में कोई एनएसए की वजह से अरेस्ट होता है, जब किसी के घर में कोई स्ट्राइक में अरेस्ट होता है, तो उसका जो सारा बोझ है वो उनके घर की औरतों पे आता है,
क्योंकि वही औरतें हैं अचानक से उन्हें घर के लिए कमाना पड़ता है, वही औरतें हैं जिन्हें कोर्ट में जा के अब पेशी लगानी होती है, अरेंजमेंट करना होता है और ये बताना होता है कि अच्छा अब हमें मजिस्ट्रेट के साथ कंप्लेन लिखानी है। तो जो सोर्सेज ऑफ न्यूज़ हैं वो औरतों को के नहीं लाए जाते हैं। तो मीडिया के स्वरूप में ये भी है कि जब हम बात करते हैं ना कि अरे सोशल जस्टिस का बात नहीं किया, आप मीडिया वाले तो यही करते हैं, विद इन द न्यूज़ रूम्स ये होता है ऑन अ डेली बेसिस। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा एक और चीज़ है जो अगर आप मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, दूसरा एक तरीके का और रिपोर्टिंग आ गया है जिसमें मैं गई और मैंने फलानी रिपोर्टिंग करके जो है सबको ठीक कर दिया। सो द बेसिस इज़ कि सब चीज़ इतनी पर्सनलाइज हो जाती है। मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने कई बार जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि लोग ऐसे लिखते हैं कि बहुत ही गर्मी हो रही थी और मैं धूप में खड़ा हुआ था बस स्टॉप में, फिर मैंने बस स्टॉप से बस लिया और बस से जब मैं उतरा तो मेरा पैर गड्ढे में चला गया और मेरा पजामा गीला हो गया, मगर मैंने रोड क्रॉस करी तो देखा एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे बहुत अच्छी चाय बन रही थी और गरम गरम समोसे फ्राई हो रहे थे। समोसे फ्राई होने की महक से मुझे अपनी गर्मी की छुट्टियाँ नानी के घर में याद आ गई और जब वो गर्मी की छुट्टियों में हुई तो हमने ये किया। फिर आएंगे समोसा एक्चुअली ओरिजिनली संबूसा कहलाता था अफ्रीका में और फिर स्टोरी शुरू होती है। तो बेसिकली हर चीज़ अपने बारे में, वो जो आप रील्स में देखते होंगे ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी यही करते हैं कि हर चीज़ अपने बारे में। सो दीज आर द ओनली टू वेज ऑफ पुटिंग एनीथिंग आउट। और जब आप इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं जहाँ पे आपकी एल्गोरिदम तभी पिकअप करेगी जब आपने किसी प्रोडक्ट का नाम ले लिया या किसी का ऐसे स्लाइड में ले लिया, या फिर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस आपको कह रहे हैं ये क्या, ये हमारे मतलब शहर में रहने वाले लोग ये सब थोड़ा ना देखते हैं। तो इसलिए इस तरह की रिपोर्टिंग अंदर ही अंदर नहीं हो पाती है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगली बार जब आप हमें बाहर मिले तो हमें प्लीज़ डांटिएगा मत कि तुम लोगों ने ये स्टोरी नहीं करी। ये हो रहा है। एक एडिशनली क्या हो रहा है, विद इन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस एक कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस भी है। तो पहले था कि सिर्फ पैसे बनाना है, एड्स लाने हैं, और अब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक कॉर्पोरेट ग्रुप को सपोर्ट करती है और वो कॉर्पोरेट ग्रुप जाके न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन खरीद लेता है या दखल अंदाजी मचाता है। आपको सब पता है, मैं नाम नहीं बोलना चाह रही हूँ। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि इसके बारे में रिपोर्ट मत करो या ये मत करो। तो ये विद इन द न्यूज़ रूम्स दिस इज़ समथिंग दैट एग्जिस्ट। नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सईदा एक्स अ लिटिल बिट, क्योंकि मुझे भी समझ में आया कि अरे सेक्सुअल वायलेंस की बहुत स्टोरी हो रही है, इससे तो बहुत चल रहा है तो करते रहो। बट बेसिकली आई अंडरस्टूड दैट अ लॉट ऑफ विमेन जिनका स्वरूप सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सेक्सुअल वायलेंस सर्वाइव किया है, वो एक वर्कर भी है, वो खेतों में भी काम करती हैं, वो आपके बड़े बड़े शहरों में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मेरे पास ये पेन है तो इस पेन के अंदर जो स्प्रिंग है और रीफिल है और इसको कसा है वो भी किसी ने किया है। और इस जो अर्बन पुअर सेक्शन की बात है या रूरल एरियाज़ की बात है, ये मीडिया से एक बहुत ही सिस्टमिक ढंग से हटाया जाता है। एक बहुत बड़ा अखबार है जो पूरे देश भर में छपता है, नाम बाद में बताऊंगी, जो उन्होंने कहा है कि हमारे अखबार जो है एक पर्सन है, उन्होंने फेक पर्सन बनाया, उसका नाम है नेहा चड्ढा, क्योंकि आधी नॉर्थ इंडिया का नाम है नेहा। तो नेहा चड्ढा जो है, उनके हिसाब से नेहा चड्ढा को इंटरेस्ट है, नेहा चड्ढा फ्रॉम लाजपत नगर इन दिल्ली। लाजपत नगर एक एरिया है दिल्ली में, मार्केट है वहाँ बहुत बड़ा। तो कहते हैं नेहा चड्ढा को सिर्फ टेक्नोलॉजी और बैग्स और नए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, इसलिए जो हम अपने अखबार का पहला पन्ना बनाएंगे वो नेहा चड्ढा के लिए बनाएंगे। तो इसलिए ऑब्वियसली जब आईफोन 75 आएगा तो नेहा चड्ढा को अपग्रेड करना होगा, इसलिए ऑब्वियसली हम आईफोन का बात करेंगे। और तुम्हारे फैक्ट्री में क्या हो रहा है उसकी क्या ज़रूरत है, वो तो मारुति वर्कर्स की स्ट्राइक चल रही है तो हमें तो मारुति का ऐड देना है, तो हम क्यों उसके बारे में लिखेंगे। सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विद इन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सईदा एक्स, सईदा का ब्रीफली बता देती हूँ। सईदा एक पीस रेट वर्कर है दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में।
अगर आप लोग पीस रेट वर्कर समझते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे लेबर पे काम करते हैं, बेसिकली उन सबको बाहर 12 दर्जन पर 144 पीसेस जब वो बनाते हैं तब उनको पैसा मिलता है। सईदा एक वीवर थी बनारस में, और बनारस में जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ तो उसके बाद दंगे हुए थे, तो उसकी वजह से उनका जो लूम था, जो कागा था, वो पीएसी ने जला दिया था बहुत लोगों का। लोहता एक जगह है बनारस में। उसके बाद वो दिल्ली आई। जब से वो दिल्ली आई 30 साल में उन्होंने 50 काम किए। 50 काम क्या, हेलमेट पार्ट से बनाने से लेके डोर नॉब, डोर हिंजेस, आपके बादाम छीलने का काम, स्टेशनरी पैकेजिंग का काम, बुक्स बाइंडिंग का काम, आपके जीन्स के धागे काटने का काम, एम्ब्रॉयडरी करने का काम, सर्व शिक्षा अभियान के बैग सिलने का काम, बिंदी चिपकाने का काम, स्ट्रिंग लाइट जो दिवाली में बनती है बल्ब लगा के, वो बनाने का काम, ऐसे बहुत सारे काम किए। और एग्रीकल्चर वर्क के बाद सबसे ज़्यादा इस देश में औरतें पीस रेट काम करती हैं, और एक बहुत बड़ी चीप फीमेल लेबर इकोनॉमी बन गई है। मगर इसमें अगर आप देखेंगे 2008 तक इसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं था हमारे देश में, क्योंकि जब आप महिलाओं से जाओ और पूछो कि आप काम करती हैं तो वो कहेंगी नहीं, तो आप कहोगे नहीं आप तो फुटबॉल सिल रहे हो यहाँ पे बैठ के, वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो आज का दूध के पैसे के लिए है, या ये आज की सब्ज़ी खरीदने के लिए है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, पहली है कि वो खुद को एक्नॉलेजमेंट, हम औरतों को इतना अनपेड वर्क करने की आदत हो गई है कि हम जो थोड़ा बहुत करते हुए हमें लगता है हम इस काबिल ही नहीं है कि हमें पैसे मिले। और दूसरा उनके घर में भी उनको अलाउड नहीं है ये करना। तो सईदा ने जो 50 काम किए, हर दिन उन्होंने 12 से 16 घंटे काम किए, जिसके लिए उन्हें डेली वेज जो होती है दिहाड़ी, उसका 1/5वां हिस्सा ही मिला। और यही बहुत सारी औरतें इस तरीके के काम करती हैं। अब बात आई कि इसमें मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आप सारे लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, हमारी एज जर्नलिस्ट और एज स्टोरी टेलर्स हमारी कमी है कि हम इन चीज़ों को जोड़ नहीं पाते हैं। हम बात करते हैं कि मजॉरिटेरियनिज्म हो रहा है, हम बात करते हैं कास्ट की, हम बात करते हैं जेंडर की, हम बात करते हैं लेबर की, हम बात करते हैं माइग्रेशन की, हम बात करते हैं अर्बन पॉवर्टी की, हम बात करते हैं राइट टू फूड की। मगर ये सारी चीज़ें एक इंसान और हर इंसान की ज़िंदगी का पार्ट है, जो हम ना तो मीडिया में दिखा पा रहे हैं, ना हम ऐसे बता पा रहे हैं। तो सईदा क्योंकि वो माइग्रेट करी, क्योंकि उनके साथ इस तरह का हादसा हो गया था, उनके पति अकमल जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड वीविंग करते थे, जो उनका ये था कि मैं साल में 5 साड़ियाँ बनाऊंगा जो 50-50 हज़ार की छपेंगी, मगर उससे ज़्यादा मुझे करने को ना कहो। और जब से वो दिल्ली आए तो वो ठेला रिक्शा या फिर कुली का काम करने लग गए। तो आप ये भी देखिए कि हमारा जो आकलन है कि स्किल्ड वर्क क्या है, अनस्किल्ड वर्क क्या है, सेमी स्किल्ड वर्क क्या है, और अब जो सारी काम गिग इकोनॉमी की तरह हो गया है, जो पीस रेट वर्क 2012 या 2010 या 2008 में हो रहा था, वो पीस रेट वर्क हम सारे लोग अब कर रहे हैं असाइनमेंट के बेसिस पे। तो इसलिए तो सईदा ने ये काम किया, बहुत सारी महिलाएं जो ये काम कर रही हैं, और ये चीज़ हमारी मीडिया ने लगातार बहुत ही सिस्टमिक ढंग से ऐसे सेक्शन को, सोशियो मार्जिनलाइज सेक्शन को इनविजिबलाइज किया है। हाँ, वो दिखते नहीं है। हम स्मॉल टाउन की फिल्में देखते हैं, बरेली की बर्फ़ी आपने सुना होगा ना, मगर बरेली की बर्फ़ी में बरेली कहीं नहीं है ना। तो पहले अमिताभ बच्चन की पिक्चरें आती थी कि मज़दूर में, फैक्ट्री में मज़दूर साथ साथ गाना गा रहे हैं, बट एक्चुअली अब कोई फैक्ट्रियाँ बची नहीं हैं, क्योंकि सारी फैक्ट्रियों ने, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट्स हो, उन्होंने क्या किया है कि ये सही तरीका है, पीस रेट में काम दे दो, ना फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ना एक मिनिमम वेज देनी पड़ेगी, ना आपको बाथरूम देना पड़ेगा, ना आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको कुछ और देना पड़ेगा। और मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं है, फिल्मों में इस बात की चर्चा नहीं है। फिल्में भी उल्टा दिखाती हैं, पुलिस इनकाउंटर करने से आप सिंघम बनते हैं और चुलबुल पांडे बनते हैं, मगर अगर आप पुलिस इनकाउंटर को क्वेश्चन करते हैं तो आप किसी कश्मीर फाइल की गंदी सी प्रोटैगनिस्ट बन जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें चल रही है लगातार। इसीलिए मुझे बताया गया है 2 मिनट बचे हैं,
मेरा इसमें यही समझदारी है कि फॉर अ लॉट ऑफ अस थैंकफुली जो एक ओवरलैपिंग है, हम लोग ने एक तरीका ढूंढा है। मेरे लिए जैसे एज अ फ्रीलांसर मुझे समझ में आया, ठीक है तुम मुझे नौकरी पे मत रखो, मगर मैं बाहर से रिपोर्टिंग करूँगी और एक ऑर्गेनाइजेशन अगर रिजेक्ट कर देगी तो दूसरी को दे दूँगी और दूसरी नहीं करेगी तो तीसरी को दे दूँगी। इस तरीके से मेरी बहुत सारी स्टोरीज़ छप गई हैं और इसीलिए हमारे पास भी पावर है सिस्टम को मैनिपुलेट करने की, ऐसे चाबी लगाने की, वो सब हमने भी सीख लिया है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू एंड बाय सेइंग कि बहुत ही ब्लीक पिक्चर मैंने बताई है मीडिया की, बट बाहर से अगर आप देखें बहुत सारे लोग इस तरीके के तरीके ढूंढ रहे हैं टू टेल द स्टोरी, द फुल स्टोरी। इट्स नॉट एन एपिसोड, एनीथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन। राइट टू फूड की मैं बात करूंगी तो मैं माइग्रेशन की भी बात कर सकती हूँ, मैं जेंडर की भी बात कर सकती हूँ, मैं डिजिटल इंडिया की अगर बात कर रही हूँ ना तो उसमें भी जेंडर कास्ट वाली चीज़ें आ सकती हैं। बहुत सारे स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट आ गए। एक आप देखेंगे एक पिक्चर थी हम लोगों ने खींची थी कि किसी ने एक पब्लिक टॉयलेट बनाया महिलाओं का, उसमें ना महिलाओं के यूरिनल भी बगल बगल लगा दिए, ठीक है, जैसे पुरुषों के यूरिनल बगल बगल लगा देते हैं ना। और अगर आप ये डिज़ाइन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किसी आदमी ने ये डिज़ाइन किया है टॉयलेट, क्योंकि उसे नहीं पता कि औरतें बगल बगल बैठ के ऐसे यूरिनल नहीं यूज़ करती हैं। सो एवरी पॉसिबल थिंग हैज़ अ जेंडर एंड कास्ट एस्पेक्ट। सो आई एम जस्ट सेइंग, मुझे बहुत सारी महिलाएं मिली हैं अपने पिछले 17 साल के जर्नलिज्म में जिनको शुरू में कहा जाता था कि तुम लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हो तो ये फ्लावर शो, बेबी शो कवर कर लो, यही कहा जाता था। अभी भी हमें कहा जाता है अच्छा जाओ सेक्सुअल वायलेंस का स्टोरी कर लो, मगर हमें जब वो थोड़ा सा भी स्कोप मिलता है तो हम बाकी सारी चीज़ें कर देते हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं एक अच्छे घर की लड़कियाँ नहीं हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू स्पीक टू all the women जो अच्छे घर की लड़कियां नहीं हैं। I'll stop with this and probably we'll talk outside. Thank you.